राइट। एक बात आपको समझना होगा, बहुत सर्दी है जैसे आपने देखा, जब भी सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में हम सबका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है बाई 10%, 10%, सभी का बढ़ जाता है, मेरा भी, आपका भी, सभी का। ये बॉडी की एक जो मैकेनिज्म है बॉडी का। तो उसको हम बढ़े हुए ब्लड शुगर को ये नहीं मान सकते कि हम और बीमार ज्यादा पड़ गए। वो वेदर कंडीशन के हिसाब से ये बदलाव होता है। ठंड में दर्द का महसूस ज्यादा होता है हमें, ठंड में हमारी बॉडी को उतना ही वो दर्द की सहन शक्ति कम हो जाती है, ये हमें समझना होगा। राइट। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे बॉडी का जो पेन, दर्द सहने की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा होती है दोपहर को, 2 बजे से लेकर 3 बजे। मतलब किसी को दांत निकलवाने जाना हो, बेस्ट टाइम कौन सा है? 2 से 3 बजे। राइट। तो हमारे बॉडी का एक साइकिल चलता रहता है जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम। राइट। जिस तरह से ऋतु आते हैं ऋतु जाते हैं, राइट, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो बॉडी का भी एक साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से बॉडी काम करता है। तो कभी कभी अगर हम कमजोर फील करते हैं, कभी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, तो बॉडी का एक साइकिल, उसको समझना होगा। समझने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। नहीं तो हर पल लगता है कि हम बीमार हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। वो जो अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होगा, वो हमें और बीमार करते रहता है। तो उसके लिए आज मैं आपको 5 मेडिसिन दूंगा, 5 मेडिसिन। जो 5 मेडिसिन आपको यहाँ ऑलरेडी दिया जा रहा है, वो 5 मेडिसिन आपको समझना है। 5 दवाइयां जो आपके लिए जरूरी है। पहली बात तो दवाई का मतलब क्या, व्हाट इज मेडिसिन? अगर मेडिसिन वर्ड को आप डिक्शनरी पे देखेंगे, मेडिसिन का मतलब क्या है, तो मेडिसिन का मतलब है डिक्शनरी में कि कोई भी ऐसा साइंस जो किसी बीमारी को प्रिवेंट करने में या ठीक करने में मदद करती हो, वो है मेडिसिन। व्हाट इज मेडिसिन? एनी साइंस which can help in preventing or curing a disease. मेडिसिन का ये मतलब नहीं लिखा है कि मेडिसिन मीन्स अ ड्रग और अ केमिकल, मेडिसिन और एन इंजेक्शन और अ सर्जरी। नो, एनी साइंस which can help in preventing or treating, curing disease, that is medicine. कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी बीमारी या तो प्रिवेंट होती हो, बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हो, या फिर बीमारी ठीक करने में मदद करती हो, तो वो मेडिसिन है। तो सबसे पहली मेडिसिन की बात करेंगे हम, इसे कहते हैं टाइम एज मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन इसलिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इस 3 दिन में, जो लोग 3 दिन के लिए आए हैं, अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक चीज घर वापस ले जाना, तो वो एक चीज ये है, सबसे महत्वपूर्ण। ये वो बात मैं बताने जा रहा हूं जो आपको घर जाके बताना है अपने परिवार वालों को, क्योंकि अगर इसको नहीं मानेंगे तो वो बीमार पड़ेंगे, पड़ेंगे, बीमार होंगे भी। बीमार मतलब शारीरिक तकलीफ कोई ना कोई होगी। इसको जब ठीक करने लगेंगे तो तकलीफ भी चली जाएगी। इसको समझाने के लिए ये पेन आपके पास है? डू यू हैव दिस पेन? इसको अपने हाथ में लीजिए। ये पेन आपने हाथ में लिया, इस वक्त आपके हाथ में पेन है। ये इतना महत्वपूर्ण कि इसके लिए मैंने एक टूल ही बना दिया ताकि आपको भूले ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो ये पेन आपके अभी हाथ में है, और पेन को लेके इसमें 4 रिंग आपको दिखेंगे और एक स्केल दिखेगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये स्केल मिडनाइट, रात के 12 बजे से लेके अगले दिन रात के 12 बजे तक का है, 24 घंटे का है ये। रात के 12 बजे, मिडनाइट टू मिडनाइट। इसमें 4 रिंग है। इन 4 रिंग को अगर जोड़ देंगे, इसमें 4 अक्षर भी लिखे हैं, जिस अक्षरों को जोड़ेंगे तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फूड लिखा हुआ दिखेगा। अगर स्क्रीन पे ठीक से नहीं भी दिख रहा तो आप अपने उसमें देखिए, चारों रिंग को जोड़ेंगे, चारों रिंग में देखिए एक एक अक्षर लिखा है, FOOD, फूड, खाना। तो अगर किसी को नहीं मिला पेन तो बाद में मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। फूड, FOOD, फूड, वो खाना जो 24 घंटे में आप या हम खाते हैं। नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके आसपास भी जो भी कुछ खाते हैं, मान लीजिए वो ये 4 रिंग है। ये वो 4 रिंग है जो आप खाना खाते हैं। अब फूड हम एक बार में नहीं खाते, वो 3-4 बार खाते हैं। पहले नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं। 3 टुकड़ों में तो खाते ही खाते हैं कम से कम। तो इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। मान लो हम कर देते हैं
सुबह 7 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, ऐसा मान लेता हूँ, तो 7 बजे एफ कर दिया। ओ ओ को हम लंच मान लेते हैं। दोपहर को 2 बजे में अगर आप लंच करते हैं 1 से 2 के बीच में, तो ओ को बीच में रख दीजिए। डिनर आप जब भी करते हैं वहां डी को रख दीजिए। डिनर मान लो कोई लोग 10 बजे करते हैं, तो वो 10 बजे के उधर जहां पे 10 लिखा हुआ है वहां रख दीजिए। तो आपका जो खाना है वो जो 4 रिंग है वो इस तरह से फैला हुआ है ना, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच में कहीं ना कहीं, जैसा आप देख रहे हैं, राइट। कोई लोग अगर बोलते हैं कि डिनर में सबसे ज्यादा खाता हूं मैं, तो ये एक ओ को डिनर के साथ जोड़ दीजिए, तो डिनर में सबसे ज्यादा खाते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो लंच में से ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा हाई हैवी करता हूं, तो एफ ओ को जोड़ दीजिए, राइट। तो कोई लोग बोलते हैं मेरा लंच सबसे ज्यादा होता है, तो लंच में ही दोनों हो रहने दीजिए। तो ये हर एक का अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बार खाते हैं। कोई लोग बोलेंगे हम तो 4 टुकड़ों में खाते हैं, तो दोनों ओ को अलग अलग कर लीजिए। तो ये आप सबका अलग अलग होगा आपके दिनचर्या के हिसाब से, राइट। तो ये तो है जो कि आपका है, जो आपने अपनी सेटिंग की है। अब जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे बीमारियां ठीक हों, सबसे आसान तरीका अगर आप कोई एक मानते हैं तो वो ये है जो आपके सामने अभी आने वाला है। आपका जो खाने का टाइमिंग है 8 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे के बीच में, यानी कि डिनर को आपने खिसका के 6 शाम के 6 बजे के अंदर ले आए, और नाश्ते ब्रेकफास्ट को आपने धक्का देके सुबह के 8 बजे के बाद ले आए। यानी कि 10 घंटे के ब्रैकेट में खाने को कम नहीं किया हमने, खाने की क्वांटिटी उतनी है, टाइमिंग को कम किया हमने। टाइमिंग कितना हो गया? 10 घंटे। 10 घंटे आपने खाया, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे 10 घंटे ही होते हैं ना, राइट। और 14 घंटे आपने नहीं खाया, राइट। जो जो खाना आप फैलाते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक करते हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं उतना ही खाना खाओ, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सनसेट के पहले पहले खा लो, राइट। तो ये जब आप करेंगे, यानी कि उसको स्क्वीज करेंगे 10 घंटे के, यहाँ पे अपने हमने यही कोशिश की, सुबह 9 बजे तक नाश्ता मिलता है, शाम के अभी 7 बज गए हैं, डिनर आपका फिनिश हो चुका है। तो वही वाला नियम यहाँ हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट 10 घंटा ना सही तो 11 घंटे, या चलो 9 से 7 10 घंटे हो ही जाते हैं। इस तरह से हमने एक कोशिश की है कि अब 10 घंटे के ब्रैकेट में खाएं और 14 घंटे बिना खाए रहें। एक इंपॉर्टेंट बात, बल्कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात, यही वाला खाना जो खाना आप डिनर में 6 बजे करते हैं, यही वाला खाना अगर आप 6 की जगह उसको 10 बजे करेंगे मान लो, तो वो खाना बॉडी में अटक जाएगा। वही खाना स्टोन बनाएगा, वही खाना ट्यूमर बनाएगा, वही खाना आपके दर्द का काम होगा, कारण होगा। वही फूड आपके लिए ब्लड शुगर बढ़ाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कब खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना खाना पीने, जो चॉइस ऑफ फूड है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, उसको बदलना नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ टाइम को बदलने के लिए बात कर रहा हूं। जब आप एक नियम को सिर्फ फॉलो करेंगे, आप देखिएगा, किसी पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अगर वो ऐसा कर पाए कि अपने खाने के टाइमिंग को स्क्वीज करके 10 घंटे के अंदर ले आए, तो देखेंगे कि उसका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, उसका दर्द कम होने लगेगा, हफ्ते 15 दिन में उसका वेट कम होने लगेगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी नींद अच्छी होने लगेगी। तो वो थकान जो फील करते हैं वो कम होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस जो होती है वो कम होने लगेगा। सिर्फ एक नियम आपने फॉलो किया, टाइम एज मेडिसिन, राइट। कि ना तो सुबह 8 बजे से पहले कुछ खाना है, ना ही रात के शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाना है। तो अब इसमें कई सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। मैं तो ऑफिस से ही आता हूँ 8 बजे, इस तरह के सवाल आएंगे दिमाग में, राइट। तो उन सवालों को एड्रेस करेंगे। अभी तो ब्रीफली हम सिर्फ दवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सवाल हैं वो अलग से एड्रेस करेंगे, बिकॉज दैट इज इन डिटेल। वो बहुत ही गहराई में जाके उसको उसकी चर्चा करनी होगी। अभी तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ क्या करना है। अगर ये कर पाते हैं, इसलिए मैंने अगर वर्ड यूज किया, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, वो छोड़िए। अगर ये कर पाते हैं तो आपका ब्लड शुगर 1 हफ्ते में कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर 10 दिन में कम होने लगेगा, 7 से 15 दिन में वेट कम होने लगेगा, 20 से 21 दिन में आपका पेन बॉडी का कम होने लगेगा। तो जस्ट एक रूल, अगर वर्ड है मेरे बीच में, अगर कर पाते हैं तो टाइम एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर दीजिए। मान लो आपका कोई दुश्मन है, आप उसको बीमार करना चाहते हैं, तो उसका उल्टा, रात के 12 बजे उसको एक लड्डू खिलाइए, ये लो लड्डू खा लो।
उसे लगेगा मुझे तो मिठाई दे रहे, लेकिन वही चीज जहर की तरह बॉडी में काम करती है। कैसे वो काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों है, ये हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। अभी एक ब्रॉडर व्यू आपको देना चाह रहा हूं कि ये एक सिंपल चीज आपके बॉडी में अगर कैंसरस ग्रोथ हो रहा है उसको रोक सकता है, वहीं पे रोक सकता है, पहले दिन ही रोक सकता है ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है तो। लेकिन जो जिनके बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन एकदम डाउन होने लगता है, कमजोरी बढ़ जाती है, उनको 10 घंटे के बजाय उनको बोलते हैं 8 घंटा, 10 AM to 6 PM। कम खाने नहीं बात कर रहा मैं सिर्फ कम टाइम में खाने की बात कर रहा हूँ। कम खाने की नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, कम टाइम में। 8 घंटे अगर आप खाएंगे और 16 घंटे हुए ना जब आप नहीं खाएंगे, वही वाला टाइम है जब आपका जो बॉडी है, बॉडी तो भूखी है, बॉडी क्या करेगी, अगर आप बाहर से फूड नहीं दे रहे तो जहां जहां ट्यूमर है, जहां पे स्टोन है, बॉडी उसको तोड़ेगी। एक्सपेरिमेंट कोई ट्यूमर या स्टोन को अगर ब्रेक करते हैं, उसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो आप हैरान होगे, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, राइट, उसमें विटामिन है, मिनरल्स है, उसमें प्रोटीन है, उसमें वो सारी चीज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी को जिन न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपका ट्यूमर वही है। ट्यूमर कोई खराब चीज नहीं है, ट्यूमर भरपूर न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, लेकिन ट्यूमर न्यूट्रिशन से इसलिए भरा है क्योंकि उस न्यूट्रिशन को आपने तब लिया था जब इस खाने के ब्रैकेट के बाहर वाला टाइम था, या तो बहुत सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, या बहुत शाम को रात को 10 बजे। तो बॉडी उसको क्या करती है, उसको यूटिलाइज ना करके, उसको काम पे ना लगा के उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे कैंसर बोलेंगे, उसे ट्यूमर बोलेंगे, उसे स्टोन बोलेंगे, उसे ब्लॉकेज बोलेंगे, राइट। तो क्या खा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट, उस पर अभी मैं आऊंगा। कब खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप टाइम को कम करते चले जाएंगे, आपकी अपने आप भागती चली जाएगी खराब, राइट। तो ये पहला जब करेंगे तो आप में से ज्यादातर लोगों को इसका फायदा दिखेगा। टाइम एज मेडिसिन, ये पहला नियम हमने इस सारे हमारे जितने भी हॉस्पिटल है और इस पे भी ये नियम हमने पेशेंट के ऊपर लागू किया हुआ है, अपनी जिंदगी में तो फिर किया ही हुआ है। इसका जो पूरा डिटेल है या इससे जुड़ी जितनी सवाल हैं या जो भी सबसे, वो हम अलग से लेंगे, अभी तो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। अगला आता है फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनको DIP डाइट का आइडिया है, पता है, थोड़ा बहुत काफी उनको पता चल चुका है। देखिए, फूड एज मेडिसिन, क्या कब खाना है वो तो हमने बात कर लिया। अब उसमें अगर साथ में जोड़ दें क्या खाना है तो ये और ज्यादा तेजी से काम करेगा। कब और क्या दोनों चीजें जुड़ जाए। क्या खाना है ये कम से कम तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। DIP डाइट, राइट। तो द DIP डाइट क्या है, आज से करीब 10 साल पहले DIP डाइट को हमने डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तब बनाया था। उस पे तब 2014 में एक किताब हमने लिखी थी। और लेकिन जब DIP डाइट पेशेंट लेने लगे तो हमने देखा कि जिनके ब्लड प्रेशर था, जिनको हार्ट की बीमारी थी, जिनको बोन की बीमारी थी, आर्थराइटिस वगैरह था, मोटापा, वो सब ठीक होने लगा। तो उसके बाद इस पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ। ये क्लिनिकल ट्रायल DIP डाइट पे आयुष मंत्रालय ने किया और उन्होंने पाया कि हड्डी की बीमारी में बहुत फायदा होता है, उन्होंने पाया कि थायराइड की बीमारी में बहुत फायदा होता है। फिर इसका क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल में भी सबसे ज्यादा उत्तम ट्रायल माना जाता है। इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया नेपाल की सरकार ने, नेशनल आयुर्वेदिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो उन्होंने पाया कि 7 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगा, 7 दिन के अंदर ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, 7 दिन के अंदर ही जो लोग मोटे थे उनका वेट घटने लगा। तो उन्होंने ये चिट्ठी बना के फिर हमें भेजा कि जब उन्होंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अपने हॉस्पिटल्स में किया, DIP डाइट मतलब कोई दवाई नहीं, सिर्फ डाइट का क्या रोल है। और यही वाला ट्रायल ऑब्जर्वेशन स्टडी किया मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस बार इन्होंने किडनी पेशेंट पे किया, क्रॉनिक किडनी डिजीज। और ये ट्रायल 25 दिन के लिए किया, 25 डेज के लिए किया। लगातार 25 दिन अगर कोई DIP डाइट लेता है तो उन्होंने देखा कि किडनी की फंक्शनिंग उनकी बढ़ जाती है। तो ये उनका ये चिट्ठी है, मलेशिया से जो चिट्ठी आई हमारे पास आई है। तो अब तक पिछले 10 सालों में अलग अलग देशों में इसके कई सारे ट्रायल हुए हैं, भारत इंक्लूडिंग। अलग अलग सरकारों ने ट्रायल किया। हमने तो अपने लाखों पेशेंट में देखा ही देखा। तो ये देखा कि यूनिवर्सली कोई भी बीमारी हो तो अगर DIP डाइट की तरह अगर आप खाने लग जाएं
तो आपकी बीमारी अपने आप ही कम होने लगती है। तो डीआईपी डाइट है क्या? वही है जो आप पिछले 24 घंटे से ऑलरेडी ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग घर पे भी ले रहे होंगे। डीआईपी डाइट में बड़ा ही सिंपल है कि जब आप घर पे भी जाएंगे तब ऐसा ही कुछ करना है कि 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है। कोई भी 3-4 तरह के फल ले लीजिए जो आपको मिल जाए। केला हो सकता है, चीकू हो सकता है, अंगूर हो सकता है, आम के सीजन में आम हो सकता है, संतरा तो अभी हो सकता है, तरबूज हो सकता है, खरबूज हो सकता है। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बल्कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, उनको तो मीठे फल और ज्यादा लेने चाहिए। अंगूर या फिर चीकू या फिर आम। तो आपको, आप में से कई लोगों को लगेगा कि भाई मीठे फल कैसे खाएं। मीठा कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मीठा अपने आप में आपका दुश्मन नहीं है। किस सोर्स से मीठा आ रहा है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। तो मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि हमें 4 तरह के फल लेने हैं या 3 तरह के फल लेने हैं। और कितना लेना है? बॉडी वेट। जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, 700, 700। अब उसको केजी की तरह जगह ग्राम कर दीजिए, 700 ग्राम। तो रफली इतना फ्रूट हमें खाना है। लेकिन मान लो आपने 500 ग्राम खाया तो पेट भर गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो 700 ग्राम खाया, पेट भरा नहीं, तो 800 ग्राम खा लीजिए, 900 ग्राम खा लीजिए, 1 किलो खा लीजिए। तो कितना खाना है, दैट इज फ्लेक्सिबल। क्या खाना है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फल खाना है, फल में क्या खाना है वो फ्लेक्सिबल है। ये समझना होगा। ये है स्टेप 1। 12 बजे तक मुंह के अंदर जब भी कुछ जाएगा तो फल होना चाहिए, बस ये नियम दिमाग में डाल दीजिए, राइट। और पेट भर के खाइए। पेट भर के खाने का फायदा क्या है, इस पे हम कल आएंगे। इसका एक साइंस है। पेट भर के खाने से, अगर आप सुबह पेट भर के खाएंगे, नाश्ता पेट भर के खाएंगे, तो ब्लड शुगर दिन भर का नॉर्मल रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। कई लोग सोचते हैं, कई लोग आप में से जो ऐसे होंगे कि नाश्ता स्किप कर देते हैं, सीधा ही लंच करते हैं। उन लोगों में डायबिटीज की समस्या सबसे अधिक होती है। तो ज्यादा खाने से ब्लड शुगर होता है, ये गलत है। बल्कि ना खाने से ब्लड शुगर और ज्यादा होगा, दैट इज राइट। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है। इसके डिटेल में हम कल जाएंगे। अभी तो सिर्फ हम दवाई कौन कौन सी लेनी है। टाइम इज मेडिसिन, दूसरा फूड इज मेडिसिन। स्टेप 2, लंच और डिनर। जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे या डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, जैसे यहाँ बैठते हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में सिर्फ सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। तो देखिए कई सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। अच्छा, कच्चा नहीं खाना है तो थोड़ा स्टीम कर लीजिए। थोड़ा स्टीम करके तो नरम भी हो जाएगा, खाने में भी जल्दी जल्दी खा लेंगे। कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे लिए, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स, यानी कि एक बड़ा प्लेट। लेकिन अगर 350 ग्राम नहीं खाना चाहते तो 300 ग्राम, 300 ग्राम नहीं खाना चाहते तो 250 ग्राम, है ना। जिस तरह से आप देखते हैं मोल भाव करते नहीं है दुकानों में, हाँ। तो पेशेंट भी, जो लोग मानते ही नहीं, हम थोड़ा यार कुछ तो खा लो यार, तो उस तरह से। लेकिन खा लीजिए। आइडिया अगर 350 ग्राम नहीं है, 250 ग्राम से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। कुक्ड फूड, रोटी सब्जी दाल चावल, जो आप खाते आए हैं वही डाइट है। इसका वेट इसके वेट से ज्यादा होना चाहिए, बस, राइट। एक तौल लीजिए, ये ज्यादा खाना है या इक्वल, कम से कम। पहले ये खाना फिर ये खाना। पहले ये क्यों है, उसके पीछे भी साइंस है। अब बहुत सारी चीज बतानी है तो बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे। यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाते हैं वही खाते रहिए। लेकिन आप में से वो लोग जिनको ये डीआईपी डाइट खाने के बाद भी, डीआईपी डाइट में 3 ही स्टेप हुए ना। ब्रेकफास्ट मैंने बता दिया, लंच और डिनर तो सेम है, और डिनर 6 बजे से पहले करना, वो तो पहले वाला टाइम एज मेडिसिन था ही। एक आखिरी बात कर लेते हैं, फिर इसमें आऊंगा दोबारा से वापस डीआईपी डाइट के कॉन्टेक्स्ट में। तो स्टेप 3 कर लेते हैं। 2 तरह की चीजों को छोड़ना है। पैक्ड फूड, जो भी चीज पैकिंग में है, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, उसको छोड़, चिप्स है, छोड़ दीजिए जब तक आप ठीक ना हो जाए। जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है और जानवरों से तो अंडा मीट मछली या दूध, दूध से ही दही निकलेगा, उससे मक्खन निकलेगा, ये सब छोड़ना है आपको। ये सब छोड़ना है। और जो चीज आप ले सकते हैं, नट्स है, स्प्राउट्स है, मुट्ठी भर ले लीजिए, राइट। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे तक अगर मन करता है, स्नैक्स। धूप में बैठिए, 40 मिनट नहीं बैठा तो 20 मिनट बैठिए, नहीं तो 15 मिनट बैठिए, बैठिए जरूर, थोड़ा बहुत धूप दिखाए। इसको हम इलॉपरेटली बाद में लेंगे।
जब आप ये करेंगे तो हमने ये देखा है और वो ट्रायल में भी देखा गया है कि हड्डियों की बीमारी कम होने लगी, दर्द कम होने लगा, ब्लड शुगर तीसरे दिन में ही कम होने लगा, बाय थर्ड डे ब्लड प्रेशर विद इन 3 to 7 डे कम होने लगा। इस तरह से लोगों में फर्क पड़ता है। आप में से थोड़े से लोग होंगे जिनको डीआईपी डाइट से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी है 5%, 10%। अब उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात, प्लेट 2 क्या था? कुक फूड था ना, रोटी सब्जी दाल चावल। एक बात याद रखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, गेहूं जो है ना, गेहूं हमारे बॉडी में एलर्जी क्रिएट करता है कभी कभी। कुछ लोगों को ज्यादा करता है तो उनको गेहूं छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को अनाज कोई भी हो, गेहूं हो या फिर रागी हो या बाजरा हो, मिलेट्स हो, चावल हो, सबके सब आपको दिक्कत करता है, कर सकता है जब आपका बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो। खास तौर पे ऐसे लोग जिनको पेट की दिक्कत है, जिन्होंने कैंसर वार्ड लिखा है पेट के लिए, पेट में दर्द है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ है, ऐसा ना, तो ऐसे में अनाज आपको नुकसान करेगा। तो क्या रोटी चावल ना खाएं फिर? ऐसा एक दिमाग में आएगा। रोटी आप खाएंगे लेकिन गेहूं की नहीं, आटे की नहीं, ना ही वो रागी का, ना बाजरा का, ना मिलेट्स का, तो किसकी खाएंगे? तो अभी आप में से कुछ लोगों को रोटी दी गई जिसमें गेहूं भी नहीं था, मिलेट्स भी नहीं था, उसमें था तो नारियल का पाउडर था, उसमें था तो चिया सीड्स का पाउडर था, उसमें था तो सनफ्लावर सीड का पाउडर था, दाल का पाउडर था, उनको मिला दिया, उसी की रोटी बन गई, वही रोटी आपको दिया गया। राइट? तो रोटी तो खाना है लेकिन अनाज को माइनस कर दिया। खास तौर पे वो लोग जिनको पेट की दिक्कत है, वो लोग जिनको ऑटोइम्यून रिएक्शन है, जिनको एलर्जी होता है, या जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल डीआईपी डाइट के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, यानी कि गेहूं या अनाज को छोड़ के फिर रोटी बनाना है। इस पे भी हम डिटेल में, रोटी कैसे बनाना है उसकी अलग से क्लास होगी नहीं 3 दिन में। राइट? तो वो सभी खा सकते हैं, लेकिन जो बीमार नहीं है या जो वैसे भी ठीक हो गए तो चलो चलने दीजिए। ये जो 3 स्टेप हमने देखा, इसे कहते हैं फूड एज मेडिसिन। तो ये पहले 2 दवाइयां, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड मेडिसिन एज मेडिसिन, ये तो सभी लोग कर सकते हैं घर जाकर, सभी को करना चाहिए। और कोई ऐसे होंगे जो ठीक नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसे होंगे 5% जिनको बोल रहे हैं कि ये डाइट लेने के बाद एसिडिटी हो जा रही है, यानी कि उनको रॉ वेजिटेबल्स उनको सूट नहीं कर रहा। तो उनको क्या करना है? उनको थोड़ा स्टीम कर लेना है। तो कैसे पता चलेगा आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप वो बताएगा कि मुझे गैस बन रहा है, राइट? तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, तो जिनको दर्द हुआ है वो यहाँ भी रिपोर्ट करें तो उनको हम फिर थोड़ा स्टीम करके देंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल है, हर एक अलग अलग होते हैं ना। तो आपका बॉडी बताएगा अरे भाई सूट नहीं कर रहा है, तो आपको स्टीम करना है, राइट? तो कुछ लोग जिनके ब्लड शुगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने गेहूं को भी हटा दिया, मिलेट्स को भी हटा दिया, राइस को हटा दिया, उसकी जगह पे जो रोटी मैंने बताया वो लेना शुरू कर दिया। आप देखा क्या उससे फर्क पड़ रहा है? अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब वो जो गेहूं था वही कल्प्रिट था, वही गुनहगार था, है ना? तो इस तरह से थोड़ा हिट एंड ट्रायल को करना पड़ेगा खुद ही, राइट? हिट एंड ट्रायल किस तरह से करना बता दिया, लेकिन थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आपको फूड एज मेडिसिन में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या इसको सूट करता है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको रॉ वेजिटेबल सूट नहीं भी कर सकते, और 10% ऐसे लोग हो सकते हैं, 10 से 20% जिनको अनाज सूट नहीं कर सकता। तो उनको अनाज सूट नहीं कर रहा तो अनाज का ऑल्टरनेटिव मैंने बताया, रोटी कैसे बनानी है वो बना के यहाँ खिलाएंगे भी, खिला भी रहे हैं आप में से कुछ लोगों को, राइट? तो वो आप सीखेंगे भी। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करना है। उसके बाद जब सेटिंग हो जाएगी तो इसका फायदा आपको दिखेगा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। पहले 3 दिन में तो अधिकतर जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उनको फायदा दिखता है, यानी कि यहाँ पे आप में से 20% ब्लड शुगर के पेशेंट हैं। देखते हैं कल तक फायदा कितने लोगों को होता है, कितनों की इंसुलिन छूटती है, कितनों की दवाइयां छूटती हैं, कितनों का ब्लड शुगर नॉर्मल होता है। विल सी बाय टुमारो। तीसरा मेडिसिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन। अब देखिए, आप बैठे हैं या फिर मैं खड़ा हूं तो इस वक्त हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, जबकि लॉ ऑफ ग्रेविटी वो ब्लड को नीचे खींच रहा है, राइट? कोई भी चीज को लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे खींचती है, हमें पता ही है। तो यहाँ पे बैलेंस बना हुआ है, हार्ट ब्लड को ऊपर खींचना चाहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींचती है। तो दोनों के बीच में एक संतुलन बना हुआ है जिसकी वजह से आप बैठ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, राइट?
लेकिन अगर ज्यादा देर तक मान लो मैं खड़ा रहता हूँ बिना हिले, व्हेन आई एम स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट मूविंग, धीरे 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 ग्रेविटी जो है जीतने लगेगी और ब्लड नीचे की तरफ इकट्ठा होने लगेगा। ये वो समय होता है 20-25 मिनट के बाद, अगर हम मूव नहीं करते। अभी तो क्या मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हो जाऊं या आप स्ट्रेट खड़े हो जाए, हिले ही ना, तब ऐसा होगा। और जब ब्लड सिर पे कम होगा तो क्या होगा, बेहोश हो जाएंगे आप, बेहोश होकर गिर जाएंगे। जैसे ही आप गिरे, आपका हार्ट, आपके बॉडी के सारे पार्ट एक ही लेवल पे आ गए ना, तो सर्कुलेशन दोबारा से ठीक होने लगेगा। तो 15 मिनट में आपके होश आ जाएंगे। तो क्या आप बीमार थे? एक्चुअली बीमार नहीं थे। इस पोस्चर में कोई भी रहेगा तो उसको ऐसे बेहोशी आ सकती है। बचपन में हमने देखा होगा स्कूल में, है ना, फेंट होते हैं ना बच्चे। तो फेंट क्यों होते हैं? क्योंकि असेंबली में ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे ही खड़े रहते हैं और हिलते डुलते नहीं। जो तो थोड़े शरारती बच्चे को तो हिलते डुलते रहते हैं, जो शरारती नहीं है वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, है ना, तो वो फिर गिर जाते हैं, है ना। तो मान लो ऐसा खड़ा होना मजबूरी, आप हिल नहीं सकते तो पैर के अंगूठों को तो हिला सकते हैं जूते के अंदर, है ना, पैर की उंगलियां हिला सकते हैं। क्योंकि जब पैर की उंगलियां हिलाएंगे तो आपके पास दो हार्ट है, एक हार्ट तो ये है, एक हार्ट आपका ये है, काफ मसल, राइट। जब भी पैर हिलता है तो वो पंप है, वो पंप ब्लड को ऊपर फेंकता है, राइट। कितना फेंकता है? जितना हार्ट फेंकता है, यानी कि दो हार्ट काम कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। तो इसको हम यूज करते हैं एज ए दवाई। कैसे यूज करते हैं ऐसे दवाई, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से हम यूज करते हैं। आपके ऊपर भी हमने किया इन एक दिन में, जो लोग पहले से उनको भी कर रहे हैं। अब देखिए, आप जैसे इस तरह से बैठे हुए हैं, अब आप याद कीजिए अभी दोबारा से कोरोना का प्रकोप आ गया, इस तरह के आपको टीवी में बहुत दिखाई दे रहे हैं, है ना, कोरोना फिर से आ गया। याद कीजिए जब पहली बार ऐसा आया था तो ये दिखाई दिया कि गाड़ी में जा रहे हैं और साथ में आदमी वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और वो सांसें नहीं आ रही और वो ऐसी इस तरह से हाँफ रहा है और पूरा अखबार में आ गया ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। याद है ना वो दिन? जरा सोचिए, ऑक्सीजन तो हर जगह है ना, तो ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है? उनको सांसें क्यों नहीं आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस वक्त आप करके देख सकते हैं, राइट नाउ, अगर ऐसे बैठ के इस तरह से आप बैठेंगे और मुंह बंद कर लेंगे, आपको सांसें नहीं आएंगी। करके देखिए इसी वक्त, तो आपको सांसें आना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई भी इंसान कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, जब वो ऐसे करता है उसकी सांसें कम होने लगती हैं। आप गौर से याद कीजिए, उन्हीं वीडियोस को दोबारा अभी ढूंढिए और देखिए, वो लोग जिनको सांसें नहीं आ रही थी वो ऐसे हताश होकर, एक तो मास्क पहना हुआ है, लगाया हुआ है, ऊपर से ऐसे, तो ये ऊपर से डर है। डर प्लस मास्क प्लस पॉस्चर, ये आपकी सांसों को SpO2 को डिप कर देगी, राइट। क्यों? एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस तरह से होते हैं तो हार्ट ऊपर है, लंग नीचे है, तो ग्रेविटी से लंग दब रहा है, हार्ट ऊपर है इसीलिए, और हार्ट लंग की कैपेसिटी 20% कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को, जो हमारा जो हॉस्पिटल में आते थे, हमारे कोविड सेंटर में आते थे, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, उनको हम बोलते थे कि आप ऐसे बैठो। अभी अगर आप ऐसे बैठेंगे जैसे मैं बैठा हूं, आप पाएंगे कि आपकी सांसें एकदम खुल गई है, जस्ट बाय चेंजिंग द पोस्चर, राइट। जब भी किसी की सांसें नहीं आती, अटकती है ये, तो ये क्या, ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं आप। हार्ट कहाँ है? नीचे है, लंग कहाँ है? ऊपर है। लंग 20% खुल गया है। जब लंग 20% खुल गया है तो सांसें भी तो 20% खुल गई ना। कैसे पता चलेगा हमें? आपको फीलिंग आएगी, आपके पास ऑक्सीमीटर तो उसमें पता चल जाएगा, आपका SpO2 बढ़ जाएगा, 15 मिनट में वो बढ़ जाएगा, राइट। तो हम ग्रेविटी को यूज करते हैं हमारे लंग को बढ़ाने में। हमारे हॉस्पिटल में आज भी या पहले भी, उस टाइम पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते थे, उनका सिलेंडर निकाल के ऐसे बिठा दिया, जो बैठ नहीं पाते हैं उनको। आप देखेंगे जब भी हॉस्पिटल में कोई लेटा हुआ रहेगा, लंग का पेशेंट, किसी भी पेशेंट को कैसे लेटा रहता है? जब भी कोई लेटा रहेगा तो लेटने का पोस्चर ऐसे लेटा रहेगा, इस तरह से। हार्ट कहाँ पे है? ऊपर है ना, राइट। तो उसकी सांसें कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी उसकी, है ना। हम इसे कहते हैं, इसका उल्टा, दिस नोन एज प्रोन पोजिशनिंग। जब पेशेंट इस तरह से लेट जाएगा, ऐसे लेट जाएगा, तो उसकी सांसें एकदम से ज्यादा आने लगेगी, तो इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन।
यानी कि हम ग्रेविटी को इस्तेमाल करके वी आर यूजिंग द ग्रेविटी लंग को बड़ा करने के लिए। लंग को बड़ा करना, हर ऑर्गन को बड़ा करना और छोटा करना ग्रेविटी से हम कर सकते हैं। वो किडनी को कर सकते हैं, हार्ट को कर सकते हैं, लंग को कर सकते हैं, और किसी भी इमरजेंसी में हम इमीडिएटली उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। कैसे? एक दो बातें मैं अभी बता दूं, डिटेल में हम कल तो बात करेंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी एक ऑर्गन लंग की। हमारे बॉडी की पोजिशनिंग से लंग को छोटा बड़ा किया जा सकता है, उससे इंसान की सांसें आ सकती हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली हट सकता है, चाहे उसको लत क्यों ना पड़ गई हो। हम इस चीज को अपने हॉस्पिटल में करते ही रहते हैं, राइट। तो एक चीज जो सॉल्व हो सकती है ग्रेविटी एज मेडिसिन से, जबरदस्ती उसको बाईपैप मशीन लगा के, सीपैप मशीन लगा के, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किया जाता है। कारण ये कि उससे व्यापार बन सकता है, उस पर निर्भरता बन सकती है। इसमें तो ठीक ही हो जाएगा आदमी, इसमें तो किसी पे निर्भर ही नहीं है, उसको अपना पोस्चर चेंज करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये दोनों पोस्चर जो मैंने आपको बताया, बैठने और लेटने के, इससे भी उनको आराम नहीं मिलता। तो उनको हम क्या करते हैं, छोटा सा पंखा यहाँ भी हॉस्पिटल में रखा हुआ है, इतना छोटा 200 रुपए का पंखा आता है, चाइनीज फैन, उसको ऑन कर देते हैं। हमारे इधर कुछ रिसेप्टर्स हैं इसके पीछे, और वो रिसेप्टर अगर ठंडी हवा पड़ती है तो वो स्विच ऑन हो जाते हैं। वो स्विच ऑन होते हैं तो वो लंग को खोल देते हैं। तो पंखा लेके ऐसे करके उनको बिठा देते हैं, चाहे वो खुद पकड़े पंखा या हम पकड़े, राइट। तो और जब ऐसे हवा पड़ेगी तो लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। सिंपल है ये। कई बार हमारे पास इमरजेंसी में फोन आता है, इमरजेंसी हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसमें, कि पेशेंट को सांसें नहीं आ रहा, वो एंजाइटी में है, वो बोल रहा हॉस्पिटल ले चलो, हमारी बात नहीं मान रहा है, पोस्चर पंखा कुछ नहीं मान रहा वो। हम बोलते हैं ले चलो हॉस्पिटल उसको, आप उसको आगे बिठा दो और आप खिड़की खोल दो, उस पेशेंट को बोलो खिड़की से झांक के देखे हॉस्पिटल आया कि नहीं आया। अब जैसे ही वो झांकेगा, वो ठंडी हवा मुंह में पड़ेगी, और जैसे ही मुंह में ठंडी हवा पड़ती है उसकी सांसें आने लगती है। तो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो बोलता है कि हॉस्पिटल जाना है, नहीं अब मैं ठीक हूँ, घर ही चलो वापस। तो मुश्किल से मुश्किल चीजों का आसान से आसान तरीका हो सकता है और होता है, लेकिन वो इतना आसान है, पहले तो विश्वास नहीं होता ये काम करेगा, और दूसरी बात इससे कोई व्यापार नहीं हो सकता। ये आपने किसी को बताया, बोला इसका फीस दे दो 5,000 रुपए, वो नहीं देगा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ाएंगे तो वो कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाएगा। इस बात को समझिए। ये वो प्रैक्टिस है जो हमने सारे हॉस्पिटल में करते आए हैं, कुछ साल से ऑलरेडी करते आए हैं। ये वो बातें जो ऑलरेडी प्रूवन है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई आविष्कार कर दिए, पहले से ही है ये। अब हमने लंग की थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ी सी बात हम हार्ट की कर लेते हैं, हार्ट, फिर हम किडनी की बात करेंगे। ग्रेविटी एज मेडिसिन, मान लो जब किसी को चेस्ट पेन है, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं कई बार, चेस्ट पेन है, एंजाइना है और चेस्ट का पेन रेडिएट हो रहा है, पूरे पसीने आ रहे हैं, तो ऐसे में उसके पेन को उसी वक्त घटाना है तो हम दोबारा ग्रेविटी की मदद लेते हैं। ग्रेविटी की मदद कैसे लेते हैं? उस पेशेंट का जो पोस्चर है, अब देखिए पहली बात तो उसको नीचे बिठा देते हैं। नीचे मान लो मैं ही हूं तो कैसे पेशेंट को, दिस द पोस्चर, दोनों जो पैर है, पैर एक तो हार्ट यहाँ पे, दूसरा हार्ट कहाँ पे, काफ मसल्स, दोनों हार्ट को जब जोड़ते हैं ऐसे करके, ये जब जोड़ा, इस पोस्चर को कहते हैं हार्ट सेफ पोस्चर। इसमें उसका एंजाइना ये जोड़ते ही कम होने लगेगा, ये जोड़ते ही ये पोस्चर में, राइट। तो इसके लिए तो कोई कहीं भी कर सकता है, नीचे क्यों ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि गलती से वो बेहोश हो गया तो ऊपर से गिरेगा नीचे, और अगर नीचे ऐसे बेहोश हो गया तो साइड में गिरेगा, इसीलिए वो नीचे पीछे सपोर्ट के साथ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो ग्रेविटी है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है आपके बॉडी के संतुलन को मेंटेन करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप में से ऐसे कुछ लोगों ने यहां लिखा है जिनको गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, की मुंह में गैस बनता है, मुंह से आता है और ऐसा लगता है पेट से खाना बाहर आ रहा है, राइट। ऐसे कुछ पेशेंट लिखा, कुछ आप में से कैटरेक्ट लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने ग्लूकोमा लिखा है, राइट। कुछ लोगों ने स्लीप एपनिया लिखा है। स्लीप एपनिया मतलब कि रात को सांसें अटक जाती हैं, अचानक सांसें आना बंद हो जाती हैं, आप में से कुछ लोगों ने लिखा है, राइट। तो ये जिन लोगों ने लिखा है
वो ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज कर सकते हैं। कैसे? आज ही कर सकते हैं, कल सुबह बता सकते हैं आप, कुछ लोग कर भी रहे हैं आप में से। मान लीजिए ये आपका बिस्तर है, ध्यान से देखिए इसको, ये बिस्तर है। इस बिस्तर में यहाँ पे मैं 2 ईंट लगा देता हूँ, 2 ईंट, तो बिस्तर का जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। 5 डिग्री एंगल पे होगा, 2 ईंट एक तरफ लगा दिया तो, है ना। जिस तरफ 2 ईंट लगा दिया वो ऊंचा हो गया ना, उस तरफ सिर, दूसरी तरफ पैर। तो ये रात भर जब सोएंगे तो सीधे बिस्तर पर ना सो के टिल्ट बिस्तर में सोएंगे। ऐसे में जो मुंह की तरफ आता है गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के जो पेशेंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी से वो सारा खाना नीचे जा रहा है। ऐसे में जो ग्लूकोमा के पेशेंट है, कैटरेक्ट के पेशेंट है, जिनके आंखों पे जोर पड़ता है, वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका टिल्ट पोजीशन पे। सुबह जब उठेंगे तो आपको बेटर दिखाई देगा एक ही दिन में, राइट। ऐसे में जो स्लीप एपनिया के पेशेंट है, जो सीपैप बाईपैप मशीन लगाते हैं ना, ताकि सांसें कॉन्टिन्यूसली आता रहे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पोस्चर में आपका लंग को सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको ठीक से नींद आती, सांसें भी ठीक से आती है। तो जो चीजें दवाइयों से करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीनों से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 2 ईंटों से हो सकता है। ये है ग्रेविटी की ताकत। अच्छा, जो किडनी के पेशेंट है, जो सही मायने में, वो नहीं कि जो जिन्होंने लिखा किडनी पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो बोलते हैं कि पैरों में सूजन है, ऐसे बहुत सारे आप में से हैं जिनके पैरों में सूजन है, चेहरे पे सूजन है, हाथों में सूजन है, जिनका यूरिन आउटपुट बहुत कम है 400 ml से, वो सही मायने में किडनी पेशेंट है। उनको हम क्या करते हैं, आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा हमने कर रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट। इसका ठीक उल्टा, यानी कि इसको इस तरह से उल्टा ऐसे टिल्ट किया, राइट, और जिस तरफ पैर है वो ऊपर और सिर नीचे, राइट। अब 3 ईंटें लगा दी 2 की जगह, 10 डिग्री एंगल, राइट। लेकिन वो रात भर नहीं सोना है, वो दिन में कभी भी 2 घंटे करना होता है, 2 घंटे। तो 2 घंटे करते हैं तो पैरों से ब्लड पूल होकर कहाँ जाएगा? किडनी की तरफ। तो किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने से पेशाब बढ़ जाता है, सूजन कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, वो डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, सिर्फ अभी सूजन आई है, सिर्फ अभी यूरिन आउटपुट कम हुआ है, सिर्फ अभी खुजली शुरू हुई है, सिर्फ अभी ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया है, ऐसे पेशेंट को पहले 3 मेडिसिन जो मैंने बताया वो ही करना है, काफी है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हॉस्पिटल में करने की आवश्यकता है? ये सारी चीजें घर पे हो सकती है, तीनों के तीनों। तो ग्रेविटी एज मेडिसिन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे बॉडी में जो संतुलन बना रहता है वो हार्ट और ग्रेविटी। हार्ट ब्लड को ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। ये जो बैलेंस है वो मेंटेन हो। बैलेंस मेंटेन कब होता है? जब आप लेटे रहते हैं, क्योंकि हार्ट सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे है। अब जब मैं खड़ा हूं, हार्ट ऊपर है और अधिकतर ऑर्गन नीचे है ना, अब हार्ट के लिए मुश्किल हो जाती है। तभी कुदरत ने हमें 2 हार्ट नीचे भी दिए हैं, जिसे बोलते हैं काफ मसल्स, राइट। लेकिन काफ मसल तभी काम करते हैं जब आप हिलते डुलते रहते हैं। अभी कोई हिल रहा है? कोई भी नहीं हिल रहा, मैं भी नहीं हिल रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत फिर भी हिल रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे, तो काफ मसल हिल नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बैठे ना, पैर जाते रहते हैं ऐसे, देखा, जिसे हम बोलते हैं बैड मैनर्स, राइट। अगर ऐसे 1 घंटा हिलाएंगे तो ब्लड शुगर ऐसे हिलाने से अबाउट 50 mg पर डेसीलीटर, इतना कम हो जाएगा। ब्लड शुगर कम करने की दवा है अगर ऐसे करते हैं तो, राइट। कुछ लोग ऐसे, अगर ऐसे करेंगे, ये देख रहे हैं ये मूवमेंट, राइट, तो ये काफ मसल को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट। तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो जो लोग ऐसे करते हैं उनको कोई बीमारी हो नहीं सकती। ऐसे कौन करता है? टेलर को देखा कभी? हाँ, टेलर कभी बीमार नहीं पड़ते। सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जिसमें 12 घंटा वो बैठा रहता है, जिंदगी भर बैठा रहता है, बीमारी नहीं होता, राइट। आपको एक काम दूंगा, आप ढूंढ के लाइए ऐसा टेलर जो टेलरिंग करता हो 10 घंटे रोज और वो बीमार भी हो। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो अभी मेरे दोनों हार्ट काम कर रहे हैं, एक हार्ट और 2 हार्ट, 2 हार्ट की ताकत लगी हुई है, तो वो इंसान बीमार नहीं पड़ सकता, राइट। इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत देर करेंगे थक जाएंगे, ऐसा लगता है ना, थकेंगे ही नहीं। एक दिन ट्राई बोर हो जाएंगे, वो अलग बात है, थकेंगे नहीं कभी।
राइट, ये इसकी खासियत है। कोई कितना भी कमजोर इंसान हो, ऐसे पैर को हिलाते हुए या पैर को ऊपर नीचे करते हुए थक नहीं सकते आप, राइट। क्योंकि जैसे हार्ट हमारा थकता है क्या, राइट, कभी किसी का हार्ट थका है, कभी किसी का हार्ट रुका 1 सेकंड के लिए भी नहीं, वो अगर रुकेगा तो आप रुक जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हमारा काफ मसल को भी एक अलग ताकत दी है भगवान ने, वो नहीं थकता कभी, राइट। सिर्फ अगर वो ही काम कर रहा है, अभी जब पैर हिला रहे हैं सिर्फ वही काम कर रहा है, अब जब खड़े हैं तो उसके ऊपर वो हमारा बोझ भी है, तब वो थक सकता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली आपको ये बताया कि ग्रेविटी, चाहे वो किडनी का बात हो, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो लंग की बात हो, ग्रेविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस रोल को अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो वैसे ठीक नहीं हो सकती वो आराम से ठीक हो सकती हैं। ग्रेविटी में एक चीज और हम जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं हमारी हीट एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन, ग्रेविटी एंड हीट एज मेडिसिन। हीट, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हॉट वाटर इमर्शन का एक्सपीरियंस किया? काफी। आप जब पानी में बैठे हैं, पानी अगर यहां तक आपके या यहां तक है, तो ऊपर से सिर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पूरे बॉडी में, ये साइंस में हमें पढ़ा है। लेकिन जो पानी है, मान लो पानी यहां से नीचे तक है, तो यहाँ पे पानी का प्रेशर भी है, पेट में, पैर में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। दो प्रेशर काम कर रहे हैं, जबकि जो बॉडी पानी के बाहर है उसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस जो हीट है, जो पानी की गर्मी है 40 डिग्री टेम्परेचर, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आपका स्किन बनता है तीसरा किडनी। स्किन वही रोल प्ले करता है जो किडनी रोल प्ले करती है, आप समझ रहे? तो किडनी जो वेस्ट मटेरियल है पेशाब के फॉर्म में बाहर निकालती है, स्किन स्वेटिंग के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में बाहर निकालती है। और जो किडनी पेशेंट है वो ठीक होने लगते हैं, जो कैंसर पेशेंट है उनका पेन कम होने लगता है, उनका ट्यूमरस ग्रोथ कम होने लगता है, जिनको बॉडी पेन होता है वो भी ठीक होने लगता है। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी को हीट के पावर के साथ, हीट एलिमेंट्स के साथ जोड़ दिया। पानी की ग्रेविटी, प्रेशर प्लस टेम्परेचर बॉडी के अंदर, इसके डिटेल में हम जाएंगे कि आप जब पानी में बैठेंगे वो प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में तेजी आएगी। उस वक्त अगर आप अपना पल्स देखेंगे तो आपका पल्स भी बढ़ जाएगा उस वक्त कुछ समय के लिए। आप गौर करेंगे जो लोग पानी में बैठे हैं, लगता है कि सिर्फ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं लेकिन आपके बॉडी के ऑर्गन तेजी से काम कर रहे हैं, मानो ऐसे कि आप ट्रेडमिल में दौड़ रहे हो। बहुत लोग हैं जो कि 15 मिनट से अधिक नहीं बैठ सकते, धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ती तब वो 2 घंटे बैठ सकते हैं। तो दैट इज हीट एज मेडिसिन अलॉन्ग विद ग्रेविटी एज मेडिसिन। एक आखिरी मेडिसिन की बात हम करेंगे जिसे बोलते हैं, जो आप ऑलरेडी अभी भी यूज कर रहे हैं इस वक्त, अर्थ एज मेडिसिन, राइट। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लो अभी तो मेरा मोबाइल है फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट मोड पे इसलिए है क्योंकि यहाँ तो फोन में रिसीव भी कर सकता, फ्लाइट पे रख दिया, तो बज रहे हैं मान लो 8:22 बज रहे हैं अभी। अभी अगर इस मोबाइल को लेकर मैं यूएस चला जाऊं और वहां जाके इस मोबाइल को देखूं तो टाइम कहाँ का दिखाएगा, भारत का दिखाएगा यूएस का दिखाएगा? फ्लाइट मोड पे यहीं का दिखाएगा ना, यहीं का दिखाएगा, चाहे मैं यूएस पहुंच जाऊं, चाहे कनाडा पहुंच जाऊं, चाहे किसी भी देश पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल उस जगह के नेटवर्क से अभी जुड़ा नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल में उसी देश का टाइम दिखाए तो उस देश के नेटवर्क से मुझे जोड़ना पड़ेगा। जब हम जोड़ेंगे तो उसी वक्त उस देश का टाइम दिखाना शुरू कर देगा। ठीक इसी प्रकार आपने गौर किया होगा, जब आप किसी और देश में जाते हैं जो बहुत दूर है, जहां पे जैसे अभी यूएस में दिन होगा तो यहाँ पे रात है, ऐसी जगह पे जब जाते हैं तो वहां पे इसे बोलते हैं जेट लैग, राइट। रात को सब लोग सो गए, आपको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि वहां का रात तो यहाँ का दिन था ना, और वहां पे दिन में आपको नींद आ रही है क्योंकि तब तो इंडिया में रात है ना। इसे कहते हैं जेट लैग, और काफी दिन लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेटिंग होती है। समझ रहे हैं आप? क्यों ऐसा है, करना क्या है? क्योंकि आपने अपने आप को वहां के नेटवर्क से जोड़ा नहीं, जैसे मोबाइल को नहीं जोड़ा था। अगली बार जब आप हवाई जहाज से किसी भी और देश में जाएंगे तो जैसे ही वहां उतरेंगे, जब मौका मिला जूता निकालेंगे, निकाल के अपना पैर वहां की धरती, वहां की मिट्टी पे लगा देंगे।
तो आपने वहां का जियो मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को कनेक्ट कर दिया धरती से, जिस तरह से मोबाइल वहां का नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसा 30-40 मिनट तक हो पाए, नंगे पैर रह पाए, तो आपका जो जेट लैग है वो खत्म हो जाएगा। राइट, आपकी बॉडी वहां के टाइमिंग को कैच कर लेगी, जिस तरह से मोबाइल वहां के नेटवर्क के टाइमिंग को कैच कर लेती है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब हम अपने शरीर को धरती से जोड़ते हैं, मिट्टी से जोड़ते हैं, तब वहां धरती से इलेक्ट्रॉन, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर सबको समझ आएगा बात, इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में आता है। हमारे बॉडी को विटामिन की जरूरत है, मिनरल की जरूरत है, एक चीज और की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन फूड से नहीं आता, वो तो धरती से ही आता है। राइट, तो अभी भी जैसे आप अभी बैठे हैं, लेकिन आपने सॉक्स पहना हुआ है जैसे मैंने पहना हुआ है, लेकिन आपके नीचे जो ये लगा हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये जो तारे हैं, आपको बताया होगा सुबह, ये तारे बाहर धरती से कनेक्टेड है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर हम अपने आप को धरती से कनेक्ट कर लेते हैं, याद रखिए इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सारे जानवर धरती से कनेक्टेड है, इसलिए वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते। जो भिखारी होते हैं, जो सड़क पे ही रहते हैं, अब देखिए हम लोगों ने इतने कपड़े पहने होंगे, कपड़े भी नहीं है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो धरती से कनेक्टेड है। जब धरती से कनेक्ट होंगे तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपके बॉडी की वोल्टेज वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, 0 वोल्ट हो जाएगी। जब 0 वोल्ट हमारी वोल्टेज होती है, उस वक्त हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है। जब इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है तो हमारे बीमार पड़ने के चांसेस लोएस्ट होते हैं। तो ये बात समझना होगा कि अर्थ एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन। इसीलिए आपके कमरे में जो बेडशीट लगी हुई है, उस बेडशीट में वो तारे अपने देखिए, और वो तारों का एक छोर जमीन से जरूर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आपका स्किन उन तारों से कहीं ना कहीं टच हो रहा हो। अगर आपने ग्लव्स पहन के सो लिया, सॉक्स पहन के सोया, फिर तो टच नहीं होगा, है ना। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपके हाफ शर्ट पहन के सोया, ताकि स्किन, हाफ पैंट पहन के सोया ताकि स्किन, तो अच्छी नींद आती है उससे। जिनके पेन होते बॉडी में, वो पेन कम होने लगता है। तो हमने देखा है, ये किताब आपको दी जाएगी Cure@0 वोल्ट, इसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से, हमने अपने पेशेंट्स एक्सपीरियंस दिया। आप खुद भी पेशेंट हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप यहाँ से जाएंगे घर, तो वो जो बेडशीट है, उस तरह का बेडशीट आपको फ्रेश पीस नया आपको घर पे ले जाने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप घर पे भी यही करें, 0 वोल्ट बेडशीट पे। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कम 10 घंटे हर इंसान को 0 वोल्टेज पे रहना है। उसका 2 ही तरीका, या तो 10 घंटे आप बाहर रहिए बिना जूते चप्पल के, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा, 0 वोल्ट बेडशीट पे आप लेटिए। राइट, वो नॉर्मल बेडशीट है, उसके ऊपर सिर्फ तारे पिरो दी गई हैं, और वो तारों का एक छोर जमीन से गाड़ दिया गया, इतना ही है, दैट इज 0 वोल्ट। राइट, तो आपको एक्सप्लेन भी किया गया होगा, 0 वोल्टेज करके दिखाया था आपको, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइंस है। कोई भी इंसान अगर वो चाहता है कि वो हेल्दी रहे, तो वो तभी हो सकता है जब उसके बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाए। राइट, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेस्टिंगली किसी खाने में नहीं हो सकता, वो सिर्फ मदर अर्थ ही देती है, अर्थ से ही आता है। राइट, पृथ्वी से ही मिलती है। और अगर उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी किसी के बॉडी में है, तो उसके लिए कोई दवा भी नहीं है। राइट, इसीलिए 0 वोल्ट। अब ये 5 तरह की मेडिसिन है, इनमें से किसको कितनी कौन सी मेडिसिन काम आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पांचों के पांचों अगर इंक्लूड कर लिए तो हर एक को हर दिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता चला जाएगा। क्यों ना ये 5 मेडिसिन हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बना लें। लेकिन आप देखेंगे इन 3 दिन में, आज तो पहला दिन है, 24 घंटे पूरे हुए, कल इस वक्त तक हम ये देखेंगे कि 48 आवर्स हो चुके होंगे कल, है ना, कि 48 आवर्स में आप में से कितने लोगों को कितना बेनिफिट हो गया, कितने लोगों के ब्लड शुगर कम हो गए, कितने को ब्लड प्रेशर कम हो गया, कितनों का दर्द कम हो गया, वो सब हम कल नोट करेंगे। फिर उसको लेकर चर्चा करेंगे। फिर परसों तक कितने लोगों को हो गया वो हम करेंगे। फिर 7वें दिन, 10वें दिन, अगले सैटरडे तक कितने लोगों को हुआ वो हम देखेंगे। आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली एक एक करके लोग आते जोड़ते जाएंगे, जो बोलते जाएंगे मेरी बीपी की दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई, मेरा पेन कम हो गया, ये सारी चीजें। तो आप देखेंगे
यहाँ पे ये 5 मेडिसिन है, अब अपने आप से पूछेंगे तो पाएंगे ये 5 मेडिसिन वाकई में हमारी जिंदगी से कहीं गायब थे। जब तक ये गायब रहेंगे तब तक हम बीमार रहेंगे, इसीलिए इन्हीं को हमारी जिंदगी में दोबारा से वापस लाना है। इंटरेस्टिंग बात यही है, सारी की सारी चीजें हम घर पे कर सकते हैं। तो आज यहीं पे हम इसको समाप्त करेंगे और धन्यवाद।